अरे दोस्तों, @निखिल कुमार NP9XY की डिमांड पर नकली चिकित्सा का अगला हिस्सा हाजिर है। पिछले वीडियो पर इनका कमेंट आया था और भाई ने बोला था अगला पार्ट लाओ, तो लो जी, मजे करो। अब तो टेंशन छोड़कर ठीक होने का टाइम है। सहन शक्ति गेज को पूरी तरह भर दिया, इसलिए पेश की गई सभी वस्तुओं में से उसने इसे लेने का फैसला किया। इस खिलौने के अलावा एडन को ढेर सारे अवशेष और किताबें दी गई, जिन्हें पढ़ने का समय शायद ही कभी मिले। अगर उन किताबों में से किसी एक में बर्फीले औषधि की विस्तृत रेसिपी होती, तो वो निश्चित रूप से सारी सामग्री इकट्ठा करके ये अमृत बनाने की कोशिश करता। इस जगह पर थोड़ा और रुकना अच्छा होता, और एडन ने अपने दोस्त को सुझाव दिया कि वे यहां थोड़ा और रुकें। इसके अलावा प्रोफेसर ने उसे आधिकारिक अनुमति दे दी थी और वे इस क्षेत्र में कम से कम पूरे 1 महीने तक लगातार रह सकते थे। ये मुख्य शिष्य को बचाने के लिए उसकी कृतज्ञता थी, और वो टावर के गलियारों में घूमने का मौका ले सकता था। पीटर रुकने के लिए पूरी तरह तैयार था और खुश था कि अब वो अच्छा आराम कर सकेगा और स्थानीय स्थानों को देख सकेगा। लेकिन जो चीज एडन को सबसे ज्यादा रुचिकर लगी, वो थी स्थानीय औषधि की दुकानें, जो अपनी उत्कृष्ट उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध थी। ऐसी ही एक दुकान पर पहुंचकर उसने तुरंत माना औषधियों का एक पूरा डिब्बा मांगा, साथ ही सहन शक्ति बहाली की औषधियों के 3 डिब्बे भी। अचानक दूर में उसे एक हंडा दिखा, जिसमें एक परिचित औषधि बन रही थी, जो एक परिचित गंध छोड़ रही थी। उस हंडे के पास एक लड़का खड़ा था, जो स्पष्ट रूप से समझ नहीं रहा था कि वो क्या कर रहा था, क्योंकि उसके हाथ में एक पौधा था और वो उसे हंडे में डालने वाला था। लड़के को अच्छी तरह पता था कि जब ये पौधा औषधि के संपर्क में आएगा तो क्या प्रतिक्रिया होगी, और उसने उस युवक को चेतावनी दी कि वो किसी भी हाल में ऐसा न करे। वो स्पष्ट रूप से नहीं जानता था कि दुर्लभ सामग्रियों को ठीक से कैसे मिलाना है, और अगर उसने एक अनुभवी वैद्य की बात नहीं सुनी तो बहुत सारी मूर्खतापूर्ण हरकतें कर देगा। लेकिन अचानक पीछे मुड़कर उस लड़के ने कहा कि वो बकवास सुनना नहीं चाहता और उसे अच्छी तरह पता है कि वो क्या कर रहा है। फिर उसने कुछ फटी हुई पत्तियों को उबलते हंडे में डाल दिया, ये भी नहीं समझते हुए कि वो क्या गलती कर रहा है। इसके तुरंत बाद एडन ने अपने साथी को तुरंत वहां से निकलने का आदेश दिया, वरना वे भी उस मूर्ख की गलतियों का शिकार बन जाते। जल्दी से दरवाजे की ओर भागकर और उसे खोलकर वे खुश थे कि वे प्रवेश द्वार के पास थे और सड़क तक पहुंचना तहखाने से ज्यादा तेज था। लेकिन शहर की सड़कों पर चलते हुए पीटर ने फिर भी अपने दोस्त से पूछा कि जादुई सामान की दुकान में क्या होने वाला था। उसे और विस्तार से बताए। उसे जवाब देने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अगले ही सेकंड उनके पीछे एक जोरदार धमाका हुआ और यह स्पष्ट हो गया कि 2 घटकों की प्रतिक्रिया ने विस्फोट कर दिया था। निश्चित रूप से वो मूर्ख अब एडन की बात मान लेता, लेकिन बाकी सभी की तरह उसे भी ये देर से समझ आया। अगले ही सेकंड उसकी चेहरे से मुस्कान अचानक गायब हो गई और उसने डर के साथ सोचा कि उस लड़के को फंसाने और उस भयानक विस्फोट को आयोजित करने का विचार किसे आया होगा। एडम के साथ आखिरी लड़ाई के अंतिम मिनटों को याद करते हुए लड़के को याद आया कि कैसे उसने चुपके से ओलिविया के पीछे से रेंगकर उस पर हमला किया था, और वो शिकारी दल के हर सदस्य को मारने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसने वो खंजर तैयार किया जो बाद में एडन के कब्जे में आया, और उसे लहराया, ओलिविया के शरीर के सबसे कमजोर स्थान पर निशाना साधते हुए। उसकी सुरक्षात्मक बाधा भी इसे रोक नहीं पाई, और खंजर उस अभागी लड़की के ठीक बगल में जा लगा, जिसे इस प्रहार का जवाब देने का समय नहीं मिला। उसका खून बहने लगा, और यह स्पष्ट हो गया कि अगर तुरंत बहाली जादू सक्रिय नहीं किया गया तो यह प्रहार घातक हो सकता था। सभी ने इस दृश्य को डर के साथ देखा, और यह स्पष्ट हो गया कि एडम सबसे नीच व्यक्ति था जिससे वे अपनी जिंदगी में कभी मिले थे। ओलिविया बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी और लंबे समय तक वहां पड़ी रही, हिलने में असमर्थ। उस भयानक दृश्य के हर विवरण को याद करते हुए लड़के को समझ आया कि अंधेरी शक्तियों ने इस व्यक्ति को अपनी कठपुतली के रूप में बेतरतीब ढंग से नहीं चुना था। एडम के पास अंधेरे स्वामी के साथ गठजोड़ को ठुकराने का अवसर था, लेकिन अपनी घमंड के कारण उसने साम्राज्य के निवासियों के बीच नेतृत्व हासिल करने का फैसला किया, कम से कम इस तरह से। बेशक उस समय उसे अभी तक नहीं पता था कि एडन के हाथों में क्रॉसबो कोई साधारण हथियार नहीं था, बल्कि एक पवित्र अवशेष था जिसके तीर से उसकी मृत्यु तय थी। जैसे ही तलवार ने क्रॉसबो के शरीर को भेदा, एडन ने देखा कि उस अभागी लड़की का खून अभी भी खंजर की धार पर लगा था। यह केवल डायना की वजह से था, जो हमेशा बहुत कुछ करने से डरती थी। इस बार उसने वीरतापूर्वक खुद को दिखाया और अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। अपनी आखिरी ताकत के साथ बाकी बची अपनी माना को इकट्ठा करके वो करने को तैयार हुई
जो एडेन ने उससे करने को कहा था, क्योंकि वो अब अंधेरी शक्तियों के गुलाम के हमले का सामना नहीं कर सकता था। उसी क्षण उसने विनाशकारी ऊर्जा को सक्रिय किया और प्रकाश की एक धारा एडम की ओर निर्देशित हुई, जिसे उम्मीद नहीं थी कि ये लड़की ऐसे कारनामे करने में सक्षम थी। वो उसके शरीर का कोई हिस्सा जिंदा नहीं छोड़ने को तैयार था और अगले ही सेकंड उसने अपने खूनी खंजर को लहराया ताकि उसे खत्म कर सके। ये कल्पना करना मुश्किल था कि उस लड़की की आत्मा में क्या चल रहा था, जिसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी लड़ाइयों में हिस्सा नहीं लिया था। और वो सुन पड़ गई जब उसने अपने सामने धार को देखा। लेकिन यह समय एडेन के लिए समय पर प्रतिक्रिया करने के लिए काफी था और क्रॉसबो की मदद से उसने एडम पर हमला किया जब उसने नजरें फेरी। इस स्थिति में एडम अब अपनी ताकत का उपयोग नहीं कर सकता था और उस क्षण खंजर उसके हाथों से गिर गया, जो इस नीच के अंत की शुरुआत बन गया। एडेन को याद आया कि वो वहां नहीं रुका और अंधेरी शक्तियों की मदद मांगते हुए लड़ाई जारी रखने को तैयार था। उसके हाथों में अंधेरी ऊर्जा केंद्रित थी, जिसके साथ उसने कालकोठरी का विनाश सक्रिय किया और अपनी ही जादुई क्षमता का शिकार बन गया। अगर उस क्षण एडेन कमजोर पड़ जाता और अपनी जादुई क्षमताओं की पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाता, तो लड़के कालकोठरी में रह जाते और मलबे के नीचे मर जाते। अंत में एडम ने इस मामले को अंत तक ले जाने का वादा किया, भले ही शिकारियों का समूह जीवित रह गया हो और उसे इस जगह पर मरने की नियति हो। और यह अब था जब उस प्रतिष्ठान में विस्फोट हुआ कि एडेन को एहसास हुआ कि यह कोई संयोग नहीं था कि उस लड़के ने उसकी बात नहीं सुनी और उस पौधे को उबलते हंडे में डाल दिया, भविष्य के विस्फोट के बारे में जानते हुए। इसे देखकर पीटर समझ नहीं पाया कि अंदर क्या हुआ था और क्यों बस एक मिनट पहले कुछ भी मुसीबत की ओर इशारा नहीं कर रहा था। लेकिन अब कुछ अपूरणीय हो गया था। उसकी बात को अंत तक सुने बिना एडेन पहले से ही जानता था कि इस विस्फोट का दोषी कौन था और पूरे वेग से प्रतिष्ठान में दौड़ पड़ा। सबसे पहले उसने वही उबलता हंडा देखा जिसने इस भयानक विस्फोट को जन्म दिया था। अंदर के सभी लोग लंबे समय तक होश में नहीं आ पाए, कमरे में उठे धुएं को खांसने की कोशिश करते हुए। सबसे पहले युवकों को उस धुएं को रोकना था जो धमाके के बाद उठा था। इसके लिए एक जादुई ढाल का उपयोग करना था। ढाल को सक्रिय करके युवा जादूगर ने वही किया जो उसके सहपाठी ने उससे करने को कहा था, उम्मीद करते हुए कि इससे उसे कम से कम थोड़ी मदद मिलेगी। लेकिन क्षमता को सक्रिय करने के बाद उसने महसूस किया कि ढाल हवा में घुलती जा रही थी। हालांकि यह पहले कभी इस तरह से व्यवहार नहीं करती थी। चाहे उसने कितना भी कोशिश की, ढाल काम नहीं कर रही थी और केवल उसकी माना बर्बाद कर रही थी। एक समय पर उसने महसूस किया कि इस जगह का तापमान तेजी से बढ़ रहा था, जिसका मतलब था कि जल्द ही एक और विस्फोट हो सकता था। यह समझते हुए वो निकास की ओर दौड़ा और अपने दोस्त से चिल्लाकर कहा कि उन्हें तुरंत यहां से निकलना होगा। कोई भी इस जगह पर मरने वाला नहीं था और यह और भी अस्पष्ट था कि वे अपनी जान क्यों जोखिम में डालेंगे। उस क्षण उसका रास्ता एडेन ने रोक दिया, जो खतरे से भाग नहीं रहा था बल्कि घटनाओं के ठीक केंद्र में था। उसके दोस्त ने निकास को एक विशाल अलमारी से रोक दिया और अब यह स्पष्ट हो गया कि ये दोनों विस्फोट के दोषियों का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखते हुए एडेन ने कहा कि इनमें से कोई भी उसकी अनुमति के बिना दुकान से नहीं जाएगा। उसने बार बार चेतावनी दी थी कि हंडे में जड़ी बूटियां न डालें, लेकिन किसी कारण से किसी ने नहीं सुना और उल्टा किया। यह समझे बिना कि यह पागल क्या कहना चाहता था, छात्रों ने मांग शुरू कर दी कि वो तुरंत रास्ते से हट जाएं और उनके लिए रास्ता साफ कर दे। जिस लड़के ने पौधों को उबलते हंडे में डाला था, उसने एडेन को घूर कर देखा, उसकी मंशा समझने की कोशिश करते हुए। एडेन ने सभी को आश्वस्त किया, समझाते हुए कि धुआं पूरी तरह से हानिरहित था और अगर वे वहां रुकते तो उनकी जान को कोई खतरा नहीं होता। हालांकि फिर उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा कि अगर वे हवा में सांस लेते रहे तो उनकी माना बस नष्ट हो जाएगी। ये बात पहले ही कह देनी चाहिए थी। और अब युवा फिर से घबरा गए। इस भयानक जगह से निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश करने लगे। उनमें से एक ने तो सभी के सामने उल्टी भी कर दी और इस लड़के के लिए केवल सहानुभूति ही की जा सकती थी, जिसने इस परीक्षा को सहन नहीं किया। ये उस भाव को सांस लेने के परिणाम थे जो इस कमरे में विस्फोट के बाद उत्पन्न हुई थी। और बस इंतजार करना जरूरी था कि प्रभाव खत्म हो और माना बहाल हो जाए। अपने सिर को पकड़ते हुए एक छात्र ने महसूस किया कि वे अब अपनी क्षमताओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी माना लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अब वे यहां से निकलने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, भले ही उन्हें एडेन की लाश पर कदम रखना पड़े। लेकिन यह संभावना नहीं थी कि एडेन, जिसने उन्हें मूर्खतापूर्ण कुछ न करने और वही रुकने की चेतावनी दी थी, इसके लिए तैयार था। यहां तक कि छात्रों को अनावश्यक हलचल न करने के लिए मनाने के लिए
क्रॉसबो से एक तीर छोड़ना जरूरी हो गया। ऐसा लगता है कि वे भूल गए थे कि वे किस स्थिति में हैं और उनमें से किसे आदेश देने का अधिकार है। वे टावर के ठीक केंद्र में थे और कोई भी रास्ता खोलकर और इस जगह को छोड़कर जिम्मेदारी लेने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। जादुई टावर इतना ऊंचा था कि अगर वे बाहर भी होते तो जीवित रहना बेहद मुश्किल होता। उस एजेंसी ने, जिसने युवा जादूगरों के लिए कक्षा बनाई थी, कई सालों तक उनके प्रशिक्षण के लिए इस जगह को अलग रखा था ताकि वे जादू सीख सकें। अगर यह धुआं इस कमरे से बाहर निकलता तो आसपास की हर चीज अराजकता में डूब जाती, क्योंकि ये इस टावर की स्थिति की खासियत थी। हालांकि उनके पास अभी भी एक रास्ता था, क्योंकि धुएं को सांस लेने के बाद छात्रों के लिए सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। पता चला कि अगर उन्हें समय पर चिकित्सा सहायता मिलती तो वे ठीक हो सकते थे, और एडेन को पता था कि कौन मदद कर सकता था। उनमें से प्रत्येक ने समझा कि साम्राज्य के सबसे अच्छे वैद्यों में से एक उनके सामने खड़ा था, और उन्होंने केवल उससे जल्दी करने को कहा, इससे पहले कि उनकी माना पूरी तरह खत्म हो जाए। दुर्भाग्य से लड़का अभी धुएं को रोकने में व्यस्त था, और यह उतना आसान नहीं था जितना लगता था। माना के गायब होने से कोई नहीं मरेगा, और भले ही वे इसका उपयोग न कर सकें, यह छात्रों के लिए मृत्युदंड नहीं था। उनके लिए जादू सीखना जीवन का अर्थ था, और वे कुछ भी करने को तैयार थे अगर लड़का मदद करने को राजी हो जाता। एडेन को अपनी पेशे से और ज्यादा प्यार होने लगा, खासकर उन क्षणों में जब वे लोग जो उसे प्रतिभाहीन मानते थे उसके सामने घुटनों पर गिर पड़ते थे। पीटर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसके दोस्त ने ऐसा करने का फैसला किया, क्योंकि छात्रों ने आंसुओं के साथ उससे अपनी बची हुई माना को बचाने में मदद करने की भीख मांगी थी। वे भाग्यशाली थे कि वे एक अमृत की दुकान में थे, जहां ढेर सारी सामग्री थी ताकि जल्दी से एक चिकित्सा औषधि बनाई जा सके। एडेन ने आदेश दिया कि वे तुरंत उन सामग्रियों को ढूंढें जिन्हें वो क्रम में नाम देगा, और जितनी तेजी से वे ऐसा करते उतनी ही ज्यादा माना वे बचा सकते थे। जल्द ही प्रत्येक छात्र के पास उन सामग्रियों की सूची थी जिन्हें पहले ढूंढना था। उनमें से कुछ दुर्लभ सामग्रियां थी जो जटिल जादुई औषधियों में इस्तेमाल होती थी, और उनमें से पहली थी क्वार्ट्ज पाउडर। सैंडवाइन की सूखी जड़ भी काम आई, क्योंकि इसका उपयोग धुएं के प्रभाव को खत्म करने के लिए किया जा सकता था। बिना समय बर्बाद किए छात्रों ने वे सारी सामग्रियां इकट्ठा की जो उनके हाथ लगी, और लड़के ने एक नई औषधि बनाने की तैयारी की। पीटर को उम्मीद नहीं थी कि यह औषधि इतनी घिनौनी गंध छोड़ेगी, और कोई उसके प्रति सहानुभूति रख सकता था, क्योंकि उसे ऐसी चीज की आदत नहीं थी। सबसे अधिक संभावना है कि उसकी माना कमजोर थी, जिसके कारण उसने उस गंध पर ऐसी प्रतिक्रिया दी। हालांकि एडेन को तो इसका एहसास भी नहीं हुआ। आखिरकार औषधि तैयार थी, और उसे सावधानी से जग से एक पारदर्शी बोतल में डालते हुए लड़के ने इसका उपयोग करने की तैयारी की। अब बोतल में औषधि को थोड़ा हिलाना जरूरी था ताकि वितरण के बाद इसका प्रभाव कहीं ज्यादा मजबूत हो। एक बार यह कर लेने के बाद लड़के ने इसे अपने सिर के ऊपर ऊंचा उठाया और दुकान भर में औषधि को फैलाने का सबसे तेज तरीका इस्तेमाल करने की तैयारी की। अमृत की बोतल को तोड़कर अब बस इतना करना था कि छींटों को विस्फोट के बाद निकले धुएं के साथ प्रतिक्रिया करने का इंतजार किया जाए। जल्द ही कमरे की हवा का रंग बदलने लगा, और सभी को यह स्पष्ट हो गया कि जादुई औषधि ने काम शुरू कर दिया था। कमरे में जादू के फैलते हुए देखना थोड़ा अजीब था, और कुछ छात्रों ने अपने हाथों से खुद को ढक लिया, एडेन के साहसिक निर्णय के परिणामों से डरते हुए। यहां तक कि उसका दोस्त भी एक समय पर डर गया और अपने सिर को हाथों से ढकते हुए पूछा कि क्या सब कुछ ठीक होगा। लेकिन एडेन ने अपने डरपोक दोस्त को आश्वस्त किया, समझाते हुए कि औषधि ने बस धुएं और गैस को एक नस में बदल दिया, जिसका एक टुकड़ा उसकी हथेली में गिर गया। अब बस इतना करना था कि इन सभी टुकड़ों को फर्श से इकट्ठा कर लिया जाए, और जितनी जल्दी वे ऐसा करते उनके लिए उतना ही बेहतर होता। आदेश को जल्दी से पूरा करते हुए छात्रों ने काम शुरू किया, और इस जादुई थक्के का एक भी टुकड़ा न छूटने की कोशिश की। समस्या हल हो गई, क्योंकि जहरीला धुआं गायब हो गया था, और लड़के ने कई लोगों को ठीक कर दिया। दुकान में हुई गड़बड़ी को उन छात्रों के कंधों पर डाला जा सकता था, जिन्हें कृतज्ञता के रूप में इस कमरे को साफ करना चाहिए था। उस युवा ने, जिसने एडेन की बात नहीं मानी और हंडे में कई पत्तियां डाल दी, स्वीकार किया कि उसने उस पौधे को किसी दूसरी सामग्री समझ लिया था। ये जड़ी बूटियां जो औषधीय सामग्रियों को मिलाने में मदद करती थी, शुरू में हानिरहित थी, लेकिन जादू से संतृप्त होने पर उन्होंने आसपास के सभी लोगों की माना को भंग करना शुरू कर दिया। यह अजीब था कि कोई जादुई टावर में खतरनाक पौधे उगाने का फैसला करेगा, जैसे कि कोई छात्र कुछ भयानक चीज बो रहा हो। शायद जवाब ग्रीन हाउस में खोजना चाहिए, जहां इस दुर्लभ पौधे का भंडार होना चाहिए, अगर हमें छात्र के शब्दों पर विश्वास करना हो। एक समय पर सारी पहेलियां एक साथ जुड़ गई, और एडेन को एहसास हुआ कि उसे एक सुराग मिल गया है जो उसे सभी रहस्यों को सुलझाने की ओर ले जाएगा। बिना समय बर्बाद किए
वो ग्रीन हाउस की ओर दौड़ा और अपने दोस्त से कहा कि अगर वे देर नहीं करना चाहते तो पीछे न रहें। सबसे पहले प्रोफेसर से मिलना जरूरी था, क्योंकि शायद वो इस जादुई टावर के किसी भी छात्र से ज्यादा जानता था। वहां पहुंचकर शायद लोग अपना इरादा बदल देते, क्योंकि जल्दबाजी करने का कोई मतलब नहीं था। वे पौधे जो खतरनाक नहीं थे, उन छात्रों द्वारा अवशोषित माना से भरने लगे और स्थानीय लोगों के लिए चीजें अपेक्षा से ज्यादा खराब हो गई। उस समय तक प्रोफेसर को दुकान में हुई घटना की जानकारी मिल चुकी थी और वो खुश था कि सभी छात्र जीवित रह गए। सिस्टम स्क्रीन से उसने बताया कि वो सभी समस्याओं को हल करने के लिए आने में खुश है, लेकिन एक तत्काल बैठक के कारण उसे टावर से दूर रहना पड़ा। इसके बजाय वो उन्हें ग्रीन हाउस तक पहुंच देने को तैयार था और युवा लोग खुश थे कि उसने उनकी मदद की। यह बिल्कुल सही समय था कि ओलिविया एडन के बगल में थी और उसने उसके साथ जुड़ने का फैसला किया, क्योंकि वो लंबे समय से उसके साथ एक ही टीम में काम करने का सपना देख रही थी। वे जल्द ही जादुई जड़ी बूटियों को उगाने वाले कमरे में पहुंचे और महसूस किया कि चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई। पहले कुछ सेकंड तक उनमें से कोई भी एक शब्द नहीं बोल सका, क्योंकि विनाश का कारण अज्ञात था। यह केवल स्पष्ट था कि यह जगह अब छात्रों और शिक्षकों के लिए सामान्य सुरक्षित प्रयोगशाला की तरह नहीं दिखती थी। इसलिए सबसे अच्छा होगा कि एक क्रॉसबो लिया जाए, जो युवक ने तुरंत किया। उसने अपने से ज्यादा दूर नहीं एक नमी नियंत्रण जादुई वृत्त देखा और इसका उपयोग करके इस जगह की जानकारी का अध्ययन करने का इरादा किया। तापमान और जलवायु नियंत्रण का एक और वृत्त बनाकर उसका इरादा उस वातावरण को बहाल करने का था जो यहां अराजकता शुरू होने से पहले था। जल्द ही सभी सहायक जादुई वृत्त टूट गए, जिसका मतलब था कि जिसने भी तख्ता पलट शुरू किया था वो किसी भी परिणाम के लिए तैयार था। ओलिविया ने हवा में माना की उच्च स्तर की गतिविधि महसूस की और फैसला किया कि मुख्य जादुई वृत्त के साथ कुछ हुआ था। इन जादुई वृत्तों की संरचना को जानते हुए मुख्य वृत्त केंद्र में होना चाहिए था और अब इसे पौधों के बीच ढूंढना था। यह संभावना नहीं थी कि वे इसे आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि उत्परिवर्ती इतनी तेजी से ग्रीन हाउस में घुस आया कि किसी को उसे देखने का समय ही नहीं मिला। एडन ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी, अपने दोस्त की हुड को पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। पीटर भाग्यशाली था कि उसका ऐसा चतुर दोस्त था, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो वो अपनी जिंदगी को अलविदा कह सकता था। यह कहना मुश्किल था कि यह उत्परिवर्ती किस वर्ग का था, लेकिन मुख्य बात यह थी कि लड़का बच गया और थोड़ा होश में आ सका। यह राक्षस, एक जीवित मांसाहारी पौधा, ग्रीन हाउस में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति की माना को अवशोषित कर सकता था। इस आईवी जैसे पौधे प्रकार के राक्षस ओलिविया के लिए परिचित थे और अपनी छड़ी की मदद से वो इसे तुरंत नष्ट करने के लिए तैयार थी। हवा की स्लैश को सक्रिय करते हुए उसने एक तेज ऊर्जा तरंग को सीधे उत्परिवर्ती पौधे की ओर भेजा, उम्मीद करते हुए कि कम से कम एक समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। बेशक यह राक्षस उन लोगों जितना मजबूत नहीं था जिनका उन्होंने काल कोठरी में सामना किया था, लेकिन इसके साथ लड़ाई में भी सभी से बहुत समर्पण की आवश्यकता थी। यहां तक कि तरंग ने उसके शरीर को भेद दिया, फिर भी पौधा हिलता रहा और आसपास के सभी लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रहा था। कुछ सेकंड बाद विशाल आईवी एक और हमला करने में सक्षम हो गया और उसकी एक मूंछ ओलिविया की ओर बढ़ी। पीटर ने इस हलचल को समय पर देखा और लड़की को बचाने के लिए राक्षस की ओर दौड़ा। अपनी तलवार को लहराते हुए वो इसे जल्दी से टुकड़ों में काटने के लिए तैयार था, ताकि समस्या से छुटकारा मिल सके। सौभाग्य से वो सफल रहा और वे मूंछें जो उसकी प्रेमिका को धमकी दे रही थी, ग्रीन हाउस के फर्श पर गिर गई और अब हिल नहीं रही थी। शुरू में सभी को लगा कि राक्षसों से निपटना जितना लगता है उससे आसान होगा, लेकिन ये एक भ्रामक राय थी। उत्परिवर्ती में पुनर्जनन की क्षमता थी और जल्द ही टूटी हुई जगहों पर तरल की बूंदें दिखाई देने लगी, जो कटे हुए हिस्सों को जोड़ सकती थी। जल्द ही पौधा एक नए हमले के लिए तैयार था और ऐसा लग रहा था कि यह अब कुछ सेकंड पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत था। अपनी मूंछ के एक तेज हलचल के साथ इसने दो जादूगरों को गिरा दिया और दोनों को इस प्रहार का जवाब देने का समय नहीं मिला। इस दौरान एडन ने उत्परिवर्ती पौधे की हलचल को ध्यान से देखा और उम्मीद नहीं की थी कि यह इतने अप्रत्याशित क्षण में प्रकट होगा। लड़के के पास कुछ रोचक चालें थी और इस बार उसने कई स्लैश किए ताकि पौधा पुनर्जनन का उपयोग न कर सके। इसके बाद सभी ने देखा कि कैसे पौधे की मूंछों पर फिर से चिपकने वाला तरल जमा होने लगा। अपनी सारी कोशिशों के बाद भी एडन इस समस्या को हल नहीं कर पाया और हर गुजरते सेकंड के साथ ये और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। पीटर ने पहले कभी ग्रीनहाउस के पौधों को इस तरह व्यवहार करते नहीं देखा था और वो जानता था कि बिना हस्तक्षेप के ऐसा कभी नहीं हुआ होता। पुनर्जनन की गति बदल गई और बाहरी माना को अवशोषित करके पौधा अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहा था। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने उस पर जादू से हमला किया और अतिरिक्त माना के कारण
ग्रीन हाउस में सारी जड़ी बूटियां तेजी से उत्परिवर्तित हो गई। यह राक्षस ग्रीन हाउस में बना रहा और उस भयावह माना को प्रसारित करता रहा जिसे लोग पहले ही काल कोठरी में देख चुके थे। इस राक्षस से निपटने का एक और तरीका खोजना जरूरी था, इससे पहले कि वो इतना बड़ा हो जाए कि उससे निपटना असंभव हो जाए। ओलिविया के दिमाग में सबसे पहले जो आया वो था अपनी छड़ी को अग्नि गोले से चार्ज करना और इस उग्र पौधे को जलाने की कोशिश करना। शुरू में यह एक शानदार विचार लगा, लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि पौधा उच्च तापमान के प्रति भी प्रतिरोधी था। अगर इसे जलाने में विफल रहा तो अग्नि गोले जैसे अन्य सभी जादू भी विफल हो जाएंगे। एडेन कभी भी मुसीबत के पहले संकेत पर पीछे हटने वालों में से नहीं था, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए एक और तरीका सुझाया। उसके हाथ में वही थक्के थे जो छात्रों ने उस कमरे में इकट्ठा किए थे जहां हाल ही में विस्फोट हुआ था, और वो उनका उपयोग करना चाहता था। अपनी क्षमता का उपयोग करके उसने इन थक्कों से नए तीर बनाए और विशाल आईवी पर हमला करने का इरादा किया। इस बार उसने कई तीर एक साथ दागे जो शिकारी पौधे के ठीक मुंह में जा लगे। पहले कुछ सेकंड तक उत्परिवर्ती को कुछ नहीं हुआ और एडेन को लगा कि यह विचार भी विफल हो गया, लेकिन फिर पौधे के मुंह से कड़वा जहरीला धुआं निकलने लगा, धीरे धीरे पूरे ग्रीन हाउस को भरने लगा। इस जहरीले गैस की वजह से पीटर अपनी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाया और एडेन अकेला रह गया जो इसका विरोध कर सकता था। इसके अलावा उसके पास एक क्रॉसबो था जिसने पहले भी कई बार मुश्किल परिस्थितियों में उसकी मदद की थी, और आज भी इसे उसे निराश नहीं करना चाहिए था। उसने सुझाव दिया कि उत्परिवर्ती आईवी को तब तक मारते रहें जब तक कि यह अभिशप्त पौधा मर न जाए, और अगर जरूरी हुआ तो वो खंजर के साथ आमने सामने की लड़ाई में जाने को तैयार था। वास्तव में दूसरा विकल्प कहीं बेहतर था, और यह समझते हुए लड़के ने हमला बोल दिया। यह कहना मुश्किल है कि उसने कितने प्रहार किए, लेकिन एक समय पर ऐसा लगा कि हमलों की श्रृंखला कभी खत्म नहीं होगी। वो खंजर की व्यापक हलचलों में इतना मग्न हो गया कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि पौधा जिंदा है या पहले ही मर चुका है। विशाल राक्षस की मूछें अलग अलग दिशाओं में उड़ गई और यह स्पष्ट हो गया कि उसके शरीर का पुनर्जनन धीमा हो गया था। इस समय एडेन ने जोर से अपने दोस्त से मदद मांगी और लड़ाई में शामिल होने को कहा। जब पौधा उसकी ओर से विचलित था, यह समझते हुए कि उसे इस लड़ाई में जादू की जरूरत नहीं होगी, पीटर इस आदेश को पूरा करने के लिए तैयार था और तुरंत हमले में कूद पड़ा। उसने विशालकाय के कमजोर स्थान पर प्रहार किया जो उसके करीब था, उम्मीद करते हुए कि इससे उस घिनौने राक्षस को नष्ट करने में मदद मिलेगी। यह अच्छा था कि पौधे के सिर ने पीटर को ज्यादा करीब आते हुए नहीं देखा। यह लड़का अकेला था जो अपनी माना पर भरोसा नहीं करता था और सीधे दुश्मन के संपर्क में आकर समस्याओं को हल करने को तैयार था। अब पीटर आईवी के सामने खड़ा था, अपनी तलवार लहराते हुए, और उसका दोस्त हमले की तैयारी कर रहा था। वो तुरंत उस तरफ बढ़ा जहां उसने राक्षस का कमजोर स्थान देखा था ताकि उस पर हमला कर सके, और पीटर, वो लड़का, इतना ऊंचा कूदा कि वो विशाल आईवी के ऊपर पहुंच गया और शक्तिशाली माना से भरे एक खंजर को लहराया। अब इस राक्षस का अपनी नियति से बचना मुश्किल था, और इतने सारे हमलों के बाद वो निश्चित रूप से कम एक बार हार मान लेगा। ये एडेन की सबसे लंबी लड़ाइयों में से एक थी, और उत्साहपूर्ण मनोदशा में उसने एक चतुर चाल करने की तैयारी की। उसने इतनी तेजी से राक्षस के शरीर में टक्कर मारी कि हरे छींटे हर दिशा में उड़ गए जो इस शिकारी पौधे का खून था, और फिर सभी ने देखा कि राक्षस ने आखिरकार जीवन के संकेत दिखाना बंद कर दिया और इस रूप में अब कोई खतरा नहीं था। लेकिन अभी आराम करना जल्दबाजी होगी, और एडेन ने ओलिविया से तुरंत उन्हें मुख्य जादू वृत्त तक ले जाने को कहा। यह ग्रीन हाउस में ही था जहां वही जादू वृत्त स्थित था, लेकिन जिस पत्थर की स्लैब पर इसे बनाया गया था वो किसी कारण से किसी के जादू के प्रभाव में आने के बाद टूट गई थी। ओलिविया ने अपने जीवन में कभी इस स्लैब को नहीं देखा था जिसे सबसे मजबूत सामग्री माना जाता था, इतनी गहरी दरार के साथ। सबसे अधिक संभावना है इस वृत्त ने बहुत ज्यादा माना अवशोषित कर लिया था और इसे अंदर रख नहीं पाया, इसलिए अतिरिक्त माना ने पत्थर के विकृत होने का कारण बना। यह उम्मीद करनी थी कि इतनी ऊर्जा अवशोषित करने के बाद यह वैसा विस्फोट नहीं होगा जैसा छात्रों ने जादुई सामान की दुकान में अनुभव किया था, लेकिन आगे देखते हुए युवाओं को एक आभास हुआ कि अगले ही सेकंड में यही होने वाला था। कुछ समय तक युवा अपनी जगह पर खड़े रहे, उस स्लैब को घूरते हुए जो अभी विस्फोट कर सकती थी, और इसके टुकड़े आसपास के सभी लोगों की जान को खतरे में डाल रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में पूरा ग्रीन हाउस उड़ सकता था, और एडेन को उम्मीद थी कि कम से कम ओलिविया के पास माना के प्रवाह को रोकने के कुछ विचार होंगे। दुर्भाग्य से एक निम्न स्तरीय जादूगर को ऐसी वस्तुओं के पास जाने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए ओलिविया किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकती थी। वो उस जादुई मुहर के सामने पूरी तरह असहाय थी जिसने इतना माना अवशोषित कर लिया था
कि वो उस पूरे अकादमी को बहाल कर सकती थी जिसमें वह पढ़ती थी। मृत्यु से बचने का सबसे अच्छा तरीका बस उस जगह को छोड़ देना और फिर वापस लौटने की तैयारी करना होगा। हालांकि उनके पास भागने की कोई जगह नहीं थी, क्योंकि अगर इस जगह पर भारी मात्रा में मानव केंद्रित था तो विस्फोट के बाद बस्ती का कुछ भी नहीं बचेगा और टावर में मौजूद सभी लोग मर जाएंगे। सर्वदृष्टि कौशल को सक्रिय करते हुए एडेन ने मुख्य मानव वृत्त को खोजने की कोशिश की और चाहे कुछ भी हो, आसन्न आपदा को रोकना चाहता था। वस्तु को ध्यान से जांचने के बाद उसे एहसास हुआ कि इसमें कम से कम एक कमजोर बिंदु होना चाहिए जिसके माध्यम से सारा अतिरिक्त माना निकाला जा सकता था। आखिरकार ऐसा स्थान मिल गया, और अगर वे इस मौके का फायदा नहीं उठाते तो शायद उनके पास दूसरा मौका न हो। ओलिविया विश्वास नहीं कर पा रही थी कि लड़के में इतनी हिम्मत थी कि वो ऐसा कुछ करे, और उसने इस टाइम बम की ओर कदम बढ़ाने का फैसला किया जो विस्फोट करने वाला था। और वास्तव में सब कुछ के बावजूद लड़के ने आगे कदम बढ़ाया और अपनी मृत्यु को आंखों में देखा। जादुई स्लैब के पास पहुंचते हुए जिसमें मुहर थी, पीटर समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कर रहा है और उसने ऐसा कृत्य करने का फैसला क्यों किया। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि अपनी क्षमता को सक्रिय करके एडेन ने मैनाकोर को ढूंढ लिया था और वही अभी विस्फोट करने की धमकी दे रहा था। इसके खिलाफ एक प्रभावी उपाय था और लड़के ने बिना समय बर्बाद किए इसे अपने इंटरफेस से निकाला। अगर इस वस्तु में उच्च मानव प्रतिरोध था तो उसे उम्मीद थी कि यह तरीका काम करना चाहिए। फिर उसने जादुई गोले को सीधे मुहर के केंद्र में फेंक दिया, उम्मीद करते हुए कि इस बार उसकी अंतर्ज्ञान उसे धोखा नहीं देगी। इसके तुरंत बाद इतना माना बाहर निकला कि अगर पत्थर की स्लैब इतनी मजबूत न होती तो वो पहले ही टुकड़ों में बिखर गई होती। लड़की ने नजरें फेर ली, इसे देखने में असमर्थ, लेकिन पीटर ने आगे देखना जारी रखा और किसी भी क्षण वहां मौजूद रहने के लिए तैयार था। सबसे पहले एडेन को केंद्रीय वृत्त तक पहुंचने की जरूरत थी, जो इस मुहर की सभी रेखाओं को जोड़ता था और सबसे कमजोर बिंदु था। इंटरफेस से एक और जादुई गोला निकालते हुए वो फिर से कोशिश करने को तैयार था और जल्द ही मुहर को झुकना चाहिए और सारा संचित माना छोड़ देना चाहिए। सावधानी से निशाना लगाते हुए वो अपनी पूरी ताकत के साथ प्रक्षेप्य को सीधे निशाने पर फेंकने के लिए तैयार था, उम्मीद करते हुए कि उसकी सटीकता पहले की तरह उत्कृष्ट बनी रहे। फिर उसने जादुई गोले को इतनी ताकत से फेंका कि बस सबसे अच्छे की उम्मीद ही की जा सकती थी, क्योंकि इतने जोरदार प्रहार से वो स्लैब को ही चकनाचूर कर सकता था। अविश्वसनीय गति के साथ गोला मुहर के सबसे कमजोर स्थान की ओर बढ़ा, जिसे लड़के ने इस ऊर्जा के थक्के से भेदना चाहा। जिस क्षण गोला मुहर के करीब आया, उसकी ऊर्जा ने इसमें संचित माना के साथ संपर्क किया और यह स्पष्ट हो गया कि इसमें जितनी ऊर्जा थी उसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। सौभाग्य से लड़के ने वस्तु के केंद्र में प्रहार किया और अब वो बस इतना कर सकता था कि उम्मीद करे कि उसकी योजना काम करेगी। धीरे धीरे माना उस पीले ऊर्जा के बादल में प्रवेश करने लगा जो एडेन ने छोड़ा था, और अब जाकर ओलिविया को समझ आया कि इस लड़के की योजना क्या थी। जल्द ही मानव वृत्त पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया, जिसका मतलब था कि इस समस्या को हल मान लिया जा सकता था, बशर्ते निश्चित रूप से कुछ अप्रत्याशित न हो जाए। इसके तुरंत बाद गोला ग्रीनहाउस के फर्श पर गिर गया और सभी ठिठक गए, ये समझने की कोशिश करते हुए कि क्या विस्फोट होगा या वे जीवित रहने में कामयाब होंगे। ओलिविया जानती थी कि एडेन उस प्रकार का व्यक्ति नहीं था जो हर कदम को सोच समझ कर न चलता हो, लेकिन उसे यह देखकर डर लग रहा था कि क्या हो रहा था। सौभाग्य से जमीन पर पहुंचते ही वृत्त उसी रूप में रहा जिसमें इसे छापने के लिए भेजा गया था, और अब सांस छोड़कर थोड़ा आराम करना संभव था। हर बार जब कोई एडेन की क्षमताओं पर संदेह करता था, लड़के को पता था कि वो क्षण आएगा जब सारे संदेह दूर हो जाएंगे। अपने दोस्तों की ओर मुड़ते हुए उसने अपने पूरे हाव भाव से यह स्पष्ट कर दिया कि वो एक बार फिर शीर्ष पर था। हमेशा की तरह लोग अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए और अपने उद्धारक को गले लगाने के लिए दौड़ पड़े, जिसने न केवल उनकी जान बचाई बल्कि टावर में मौजूद सभी लोगों की जान भी बचाई। ये अच्छा था कि उसने पहले ही अपनी गोलक की गुणवत्ताओं को जांचने का फैसला किया था, और अपनी सर्वदृष्टि की नजर की बदौलत वो मुहर के केंद्र में सटीक निशाने को चिन्हित करने में सक्षम था। कुछ समय बाद युवाओं को एक प्रोफेसर ने संपर्क किया, जिसे पहले ही जादुई पौधों की दुकान में हुए विस्फोट का असली कारण पता चल चुका था। सबसे अधिक संभावना है समस्या बिजली आपूर्ति प्रणाली में खराबी थी, क्योंकि यहां तक कि जादू टावर भी ऐसी परिस्थितियों के खिलाफ शक्तिहीन थे। अगर टावर ढह गया तो शहर की रक्षा करने वाला ढाल भी ढह जाएगा, और इसे किसी भी हाल में होने नहीं देना था। प्रोफेसर जानता था कि माना केंद्र जादू टावर के स्रोत के समान था, लेकिन ऐसी समस्याओं को हल करना उसकी क्षमता में नहीं था। भले ही प्रोफेसर स्वयं उनकी अगुवाई न कर सके,
उनकी अगली यात्रा करना उनके लिए आसान नहीं होगा। और पीटर ये समझ गया था। हालांकि क्रिम्सन जादू टावर के एक मास्टर अभी माना केंद्र की देखरेख कर रहे थे और उन्हें सबसे पहले वही जाना चाहिए था। इस व्यक्ति को युवाओं के दौरे के बारे में पहले से पता था और उसने अपनी दहलीज पर ही उन्हें देखकर भौहें चढ़ा ली। उसे समझ नहीं आया कि उन्हें उसकी हवेली में क्या लाया था और उन्हें लंबे समय तक बिना एक शब्द कहे देखता रहा। एडन ने सबसे पहले बोलना शुरू किया। आज टावर में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बताया और केवल क्रिम्सन जादू टावर का मास्टर ही सभी घटनाओं का असली कारण जान सकता था। मास्टर समझ गया कि वे अब माना केंद्र में जाना चाहते थे, लेकिन वो शायद ही उन्हें इसकी अनुमति देने के लिए तैयार था। सच कहें तो एडन खुद वास्तव में वहां नहीं जाना चाहता था, उम्मीद करते हुए कि इस टावर के प्रतिनिधि अपनी समस्याओं को खुद सुलझा लेंगे। लेकिन चेहरे पर मुस्कान के साथ उसने कहा कि वो मास्टर और अन्य सभी मास्टर्स की मदद करने को तैयार है, क्योंकि अगर ये अभी नहीं किया गया तो उन्हें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता था। ये शब्द सुनकर वो व्यक्ति गुस्से में आ गया, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई तरीका नहीं था कि इस तरह का मामला एक युवा लड़के को सौंपा जा सके। अपनी हथेली को मेज पर पटकते हुए उसने घोषणा की कि माना केंद्र एक विशेष स्थान है जहां एडन को प्रवेश करने की सख्त मनाही है। वास्तव में यह स्थान जादू टावर की सबसे अच्छी तकनीक के कारण बनाया गया था और भले ही टावर ढह जाए वहां फिर भी सुरक्षित रहेगा। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि ऐसी जगह के साथ कुछ क्यों होना चाहिए और इस व्यक्ति ने अचानक युवाओं की मंशा पर संदेह क्यों करना शुरू कर दिया। तब ओलिविया ने अपनी बात रखने का फैसला किया, यह कहते हुए कि इस सज्जन को कोई अंदाजा नहीं था कि ग्रीनहाउस में क्या हो रहा था और उन्हें किन हालातों से गुजरना पड़ा। लेकिन वो कुछ भी सुनना नहीं चाहता था और जोर जोर से घोषणा करता रहा कि वो उन्हें कभी भी छापा खाना केंद्र में प्रवेश नहीं करने देगा। न केवल ओलिविया बिना किसी को बताए भाग गई थी, बल्कि अब वो अपनी उपस्थिति से जादू टावर के शानदार नाम को भी दागदार करना चाहती थी। ये एक युवा लड़की के प्रति अपमानजनक टिप्पणी थी जिसने लोगों को बचाने के लिए सब कुछ किया था। आखिरकार और बर्दाश्त न कर पाने पर लड़के ने उसकी आंखों में सीधे देखा और उसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण सलाह देने का फैसला किया। लोगों को तुरंत निकालना जरूरी था और सबसे बुरे हालात को रोकने के लिए सभी सावधानियां बरतनी चाहिए थी। लेकिन वो कुछ भी सुनना नहीं चाहता था और उसने तीनों को दरवाजे से बाहर फेंक दिया, ये मानते हुए कि वो केवल उन पर अपना समय बर्बाद कर रहा था। हां, उसने उनके प्रस्तावों पर ज्यादा प्रतिक्रिया दी थी और ओलिविया एक बार फिर आश्वस्त हो गई कि सभी जादूगर इस बूढ़े व्यक्ति की तरह ही थे। हालांकि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि एडन जानता था कि वो क्या करेगा और किस काम में हाथ डालेगा। इसके अलावा अपने कार्यालय में रह गए मास्टर को यह भी अंदाजा नहीं था कि उसका क्या इंतजार कर रहा है और कैसे वो खुद कुछ ही मिनटों में एडन से मदद की भीख मांगेगा। और वास्तव में मास्टर के कार्यालय में अचानक प्रकट हुई सिस्टम विंडो ने खतरे के बढ़ते स्तर की सूचना दी। मास्टर समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन यह स्पष्ट था कि अगर उसने कार्रवाई नहीं की तो उसे अपनी जिंदगी को अलविदा कहने का जोखिम था। जब सब कुछ खत्म हो गया और सिस्टम ने उसे अपनी सूचनाएं भेजना बंद कर दिया, मास्टर कुछ देर तक मेज पर बैठा रहा और यह समझने की कोशिश करता रहा कि क्या करना है। वो समझ नहीं पा रहा था कि युवाओं को उसके बारे में कितना पता था और इस युवक ने कुछ मिनट पहले इतने आत्मविश्वास से कार्रवाई क्यों की थी। शायद उसके दिमाग में आया अनुमान सबसे सही था। हालांकि मास्टर ने अंत तक इस संस्करण को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। एडन को शायद पता था कि जादुई ऊर्जा प्रणाली टूट चुकी है और जल्द ही पूरा टावर प्रतिनिधि मंडल इसके बारे में जान सकता है। उसने अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह भुला दिया था और क्योंकि उसने समारोह की तैयारी में बहुत समय लिया, उसने अगला ग्रैंडमास्टर बनने का अवसर गंवाने का जोखिम उठाया। अगर किसी को इसके बारे में पता चल गया तो उस व्यक्ति को तुरंत इस पद के उम्मीदवारों की सूची से हटा दिया जाएगा और उसे समारोह तक इन विवरणों को छिपाना था। तब उसे इस समस्या को सभी की नजरों से बचकर हल करने का मौका मिलेगा और जब वो मुख्य मास्टर बन जाएगा तो ये मायने नहीं रखेगा कि विस्फोट का कारण क्या था। लेकिन अचानक दीवार की ओर देखते हुए उसे एहसास हुआ कि उसकी सारी मुसीबतें अभी शुरू ही हुई थी और एडन उससे कुछ छिपा रहा था। वो चमकीला प्रकाश जो कार्यालय की दीवारों से फूट रहा था, ये संकेत दे रहा था कि लड़का सही था और मोहर ने वास्तव में बहुत ज्यादा माना जमा कर लिया था। और अगले ही सेकंड उसके कार्यालय में एक विस्फोट हुआ और एक तेज चमक ने मास्टर को अंधा कर दिया। पत्थर की स्लैब के विशाल टुकड़े हर दिशा में उड़ गए और वो बस इतना ही कर सकता था कि उम्मीद करे कि उनमें से कोई भी उसे न लगे। वो अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है और उसके कार्यालय में विस्फोट क्यों हुआ, जिसने दीवार में एक मोटी पत्थर की स्लैब को तोड़ दिया। कुछ समय तक मास्टर हिल नहीं पाया। हालांकि ऐसी स्थिति में जितनी जल्दी हो सके कार्रवाई करना जरूरी था, वरना सबसे बुरा हो सकता था। उसने पूरी कोशिश की
कि वह उस ऊर्जा के थक्के तक पहुंच जाए जो माना उत्सर्जित कर रहा था, लेकिन चट्टानें उसके शरीर पर बहुत जोर से दब रही थी। लेकिन एक समय पर यह स्पष्ट हो गया कि उसे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि गोले से निकली ऊर्जा खुद उसकी हथेली में दौड़ पड़ी, इसे बिजली के झटके की तरह मारते हुए। माना के ऐसे संपर्क से वो व्यक्ति पूरे कार्यालय में जोर जोर से चिल्लाया, और यहां तक कि एडन, जो वहां से ज्यादा दूर नहीं था, ने उसकी आवाज सुन ली। उसे तुरंत एहसास हुआ कि वो माना की एक शक्तिशाली प्रतिधारा से निपट रहा था, जिसका एक हिस्सा जादुई मोहर में जमा हो गया था। अचानक जब धूल थोड़ी साफ हुई, उसने देखा कि कोई उसके कार्यालय के पास था, और उसे एहसास हुआ कि वो यहां अकेला नहीं था। उसने दरवाजे पर खड़े अजनबी को जोर से चिल्लाकर पुकारा, उससे मदद की भीख मांगते हुए, क्योंकि स्लैब के नीचे दबे होने के कारण वो हमेशा के लिए वही रह जाने का जोखिम उठा रहा था। आखिरकार उसे यह समझ आ गया कि उस युवा वैद्य ने, जिसने हाल ही में उसे सहयोग की पेशकश की थी, आसन्न खतरे की बात करते समय मजाक नहीं किया था। फिर उसने देखा कि वो लड़का धीरे धीरे उसके कार्यालय में वापस आ रहा था, और उम्मीद की कि इस बार बातचीत पूरी तरह अलग होगी। उसे देखते हुए उसने एक बार फिर याद दिलाया कि उसे उस भयानक विस्फोट के बारे में पूरी तरह से पता था, जो कुछ मिनटों में होने वाला था। लेकिन मास्टर कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। उस व्यक्ति ने तुरंत एडन और उसके दोस्तों के बारे में कही गई सभी अपमानजनक बातों के लिए माफी मांगी, और उनसे बातचीत को फिर से शुरू करने की भीख मांगी। लेकिन पहले उसे जल्दी करनी थी, और उसे यहां से निकालना था। भले ही वो बूढ़ा व्यक्ति युवा प्रतिभाशाली जादूगरों की बात सुनने का आदी नहीं था, वैसे टावर की जादुई प्रणाली में भारी मात्रा में माना का प्रवाह हो रहा था, और जहां जहां यह बह रहा था वे सभी स्थान एक ही स्थिति में होने चाहिए थे। हालांकि इस मूर्ख ने एडन की बात तब भी नहीं सुनी जब उसने इसके बारे में चेतावनी दी थी, और अपनी बात को साबित करने की पूरी कोशिश की। अब वो इतना विनम्र केवल इसलिए था क्योंकि वो जीवन और मृत्यु की कगार पर था, और इस दयनीय बूढ़े व्यक्ति को समझा जा सकता था। एक समय पर उसने अपनी मुट्ठी को फर्श पर भी दे मारा, ये समझते हुए कि ये युवा अब ये तय कर रहा था कि उसकी जान बचानी है या उसे यहां मरने के लिए छोड़ देना है। अचानक लड़के ने धीमी आवाज में कहा कि वो बहुत व्यस्त व्यक्ति है और एक चिड़चिड़े बूढ़े पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। फिर पीछे मुड़ते हुए उसने चेतावनी दी कि वो मदद करने को तैयार होगा, लेकिन केवल तभी जब वो बदले में कुछ मूल्यवान पेश करे। ऐसा लग रहा था कि वो वाकई में जाने और उसे यहां अकेला छोड़ने के लिए तैयार था। लेकिन मास्टर को यकीन था कि उसके पास एक बहुत मूल्यवान वस्तु है। उसने इस वस्तु को अपने हाथों में पकड़ा था और अपनी जान बचाने के लिए माना केंद्र की चाबी के बदले देने को तैयार था। हाँ, अगर एडन उसे आसन्न मृत्यु से बचाने के लिए सहमत होता है तो मास्टर उसे इस चाबी से पुरस्कृत करने को तैयार है, क्योंकि यही वो लक्ष्य था जिसका ये युवा पीछा कर रहा था। इस प्रस्ताव को सुनने के बाद लड़का कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, क्योंकि बूढ़ा फिर से उसे अपने अन्य अधीनस्थों की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। ऐसा दयनीय बूढ़ा अंततः नए मास्टर के पद का उम्मीदवार बन गया था, जो अनिवार्य रूप से क्रिम्सन टावर के पतन की ओर ले जाएगा। आखिरकार लड़के ने उसकी दिशा में तेजी से मुड़कर घोषणा की कि वो उसे सबसे महत्वपूर्ण बात बताना पूरी तरह भूल गया था। फिर उसने बताया कि विस्फोट ने सिस्टम के केंद्र में प्रवेश को रोकने वाली सभी मुहरों को तोड़ दिया था, इसलिए वो बेवकूफ चाबी उसके लिए पूरी तरह बेकार थी। इन शब्दों ने उस व्यक्ति को इतना हिला दिया कि उसने चाबी गिरा दी, ये समझते हुए कि लड़का अभी इस जगह को छोड़ देगा और उसे मरने के लिए छोड़ देगा। और ऐसा ही हुआ, और सारी घातक माना जो पहले से ही मास्टर के आसपास केंद्रित थी, मिनट दर मिनट सीधे उसकी ओर बढ़ने वाली थी। और उसकी मृत्यु से पहले उसने जो आखिरी चीज देखी वो उस व्यक्ति की टांग थी, जो उसे बचाने से एक कदम दूर था। लेकिन आखिरी क्षण में उसने अपना इरादा बदल लिया। यह उस चिड़चिड़े बूढ़े के लिए एक भयानक दृश्य था, जिसने अपनी जिंदगी में इतना बुरा किया था। उसे पता था कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, और वो सही था, क्योंकि कुछ सेकंड बाद कार्यालय में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ, जिसने जादुई मोहर के पास की हर चीज को टुकड़ों में उड़ा दिया। ये जगह उसके कार्यालय के बाद ढहने वाली थी, इसलिए एडन ने जल्दबाजी में वहां से निकल लिया। उसे तुरंत यह पता लगाने की जरूरत थी कि बाहर क्या हो रहा था और क्या किसी को उसकी मदद की जरूरत थी। इसी क्षण उसने अपने आगे दो बहुत छोटे छात्रों को देखा, जो किसी दुख के कारण जोर जोर से रो रहे थे। पता चला कि छोटी लड़की का दोस्त मलबे के नीचे अकेला रह गया था, जिसकी ओर उसने डर से कांपते हुए उंगली से इशारा किया। उसका दुख असीम था और आंसुओं ने उसका चेहरा भिगो दिया था, और कोई भी सामान्य व्यक्ति इसका विरोध नहीं कर सकता था। भले ही एडन ने लोगों के बारे में अपनी राय को बहुत पहले ही बुरा कर लिया था, वो इस तथ्य को शांति से स्वीकार नहीं कर सकता था कि बच्चा मलबे के नीचे मर जाएगा। सबसे अधिक संभावना है पवित्र कौशलों के लिए दैवीय ऊर्जा की आवश्यकता थी, क्योंकि ऐसी क्षमताएं
भविष्य में एडेन के लिए राक्षसों के खिलाफ लड़ाई में उपयोगी होंगी। दोनों बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए उसने उन्हें शांत करने की कोशिश की, वादा करते हुए कि वो किसी भी कीमत पर लड़की को बचा लेगा। बिना समय बर्बाद किए एक शक्तिशाली प्रहार के साथ उसने पत्थरों के ढेर को तोड़ने की कोशिश की जो उस कार्यालय के प्रवेश को रोक रहा था जहां बंदी थी। सौभाग्य से वो सफल रहा और जल्द ही वो उस कमरे की सावधानी से जांच कर रहा था जहां उस अभागी बच्ची को होना चाहिए था। एडेन जानता था कि अगर उसने जल्दबाजी नहीं की तो दीवारें और छत ढह सकती थी और वह और लड़की हमेशा के लिए मलबे के नीचे फंस जाएंगे। अब बस इतना ही बाकी था कि उम्मीद की जाए कि वो बहुत देर नहीं हुआ है और वो लड़की को जीवित देख सकेगा और अपनी क्षमता की मदद से उसे ठीक कर सकेगा। उस क्षण कमरे के अंत में उसने उसी लड़की को देखा जिसका नाम इसाबेला था, जो संकेंद्रित ऊर्जा के केंद्र में बेहोश पड़ी थी। मुश्किल से अपनी आंखें खोलते हुए उसे एहसास हुआ कि वो एक ऐसे व्यक्ति को देख रही थी जिसने दीवार को तोड़ दिया था और अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। इस लड़के ने एक वस्त्र नहीं पहना था, जिसका मतलब था कि वो साहसी संघ के लिए काम करने वाले शिकारियों में से एक था। ये अजीब था कि उसने इसके बारे में बात की और ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे डर नहीं था। उसके शारीरिक हालत को सावधानी से जांचने के बाद एडेन ने तुरंत लड़की के टूटे हुए टखने की पहचान की। उसने इतनी भयानक स्थिति में अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश की थी और ऐसी हिम्मत ने हमेशा एडेन का सम्मान अर्जित किया था। आखिरकार उसने एक हताश कदम उठाने का फैसला किया और एक विशाल स्लैब को सीधे जादुई मोहर के केंद्र में फेंक दिया, अपनी जान को जोखिम में डालते हुए। इसाबेला अपनी कम उम्र के बावजूद अच्छी तरह जानती थी कि इस लड़के का शरीर सबसे शक्तिशाली माना की प्रतिधारा से टकरा सकता था और उसके साथ वही कर सकता था जो उसके साथ हुआ था। लेकिन यह लड़का इतना अनुभवी था कि उसने विनाशकारी जादू के साथ सावधानी से काम किया और इसे विनाश के लिए उकसाने की कोशिश नहीं की। इस छोटी लड़की को दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा यह नहीं चाहिए था कि उसके कारण दूसरों को तकलीफ हो। हालांकि उसने अपनी जान बचाने की प्रार्थना की थी। उसके सिर पर हाथ रखकर और अपनी चिकित्सा क्षमता को सक्रिय करते हुए एडेन उसके दर्द को कम नहीं कर पाया, लेकिन उसने खून बहना रोक दिया था। किसी तरह उसने माना की प्रतिधारा से बचने में कामयाबी हासिल की। हालांकि लड़का खुद को एक साधारण बिना लाइसेंस वाला वैद्य कहता रहा। फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर वो जल्दी से उसे यहां से निकालने के लिए भागा ताकि एक त्रासदी को रोका जा सके जो उसके बिना हो सकती थी। अविश्वसनीय गति के साथ उसने उस जगह से उस बिंदु तक की दूरी तय की जहां वे पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर सकते थे। रास्ते में लड़की चिल्लाई कि विस्फोटों की ताकत बस बढ़ती जा रही थी। हालांकि लड़के ने उसे शांत होने और उससे लिपटने के लिए कहा। वे अब 12वीं मंजिल पर थे और पूरी तरह सुरक्षित महसूस करने के लिए उन्हें कम से कम 9वीं मंजिल तक नीचे जाना चाहिए था। लेकिन ठीक उसके सामने एडेन ने अचानक देखा कि सीढ़ी टूट गई थी और इसके बजाय उसके पैरों के नीचे एक गहरी खाई फैली हुई थी। वो ऐसी घटनाओं के विकास की भविष्यवाणी नहीं कर सकता था। हालांकि वो समझ गया था कि एक और उतराई जरूर होगी, उस मुख्य उतराई के अलावा जिसके सामने वो अब खुद को पा रहा था। हालांकि समय खत्म हो रहा था और पीछे मुड़कर देखते हुए उसे एहसास हुआ कि वो सामान्य तरीके से उतरने की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से नीचे जा सकता था। इस कदम को उठाने से पहले उसने अपनी छोटी साथी से पूछा कि क्या उसे ऊंचाई से डर लगता है और क्या वो उसके साथ ये हताश कदम उठाने के लिए तैयार है। रस्सी को कसकर बांधने के बाद उसने लड़की से एक बार फिर चिंता न करने को कहा और अगर उसे बहुत डर लग रहा हो तो बस अपनी आंखें बंद कर ले। किसी भी कीमत पर उसे बचाना उसकी जिम्मेदारी थी। और खाई में देखते हुए ऊंची मंजिल पर छलांग लगाने से पहले उसने उसे आश्वासन दिया कि जल्द ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब तक वे किनारे पर खड़े थे, अतिरिक्त माना उस जगह तक लगभग पहुंच चुका था, जिसका मतलब था कि इंतजार करने का समय बिल्कुल नहीं था। अब उन्हें बस वो कदम उठाना था, वरना टावर में फैलने वाली विनाशकारी शक्ति उन दोनों को मार डालेगी। अपने जीवन में पहली बार एडेन अपनी भागने की राह को पहले से योजना बनाने में विफल रहा और उसे सीधे एक टूटी हुई दीवार में नीचे कूदना पड़ा। यह कल्पना करना मुश्किल था कि उन लोगों के लिए कैसा था जो अभी अभी एक ठोस पत्थर के फर्श पर खड़े थे और अब अपनी मृत्यु की ओर सिर के बल गिर रहे थे। लड़की ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली और यह जानकर अच्छा लगा कि जादूगर अकादमी के युवा छात्रों में ऐसे साहसी बच्चे थे। उसकी जगह कोई और बच्चा होता तो बहुत पहले ही आंसुओं में फूट पड़ता और डर से बेहोश हो जाता। लेकिन यह लड़की एक अनुभवी व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रही थी। अगर इसाबेला जैसे बच्चे मरते रहे तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं बचेगा जिसके लिए अपनी जान जोखिम में डालना उचित हो। जमीन को छूने से पहले एडेन ने तुरंत अपने इंटरफेस से एक जादुई क्रॉसबो निकाला ताकि उस योजना को अंजाम दे सके जिसे उसने शुरू से सोच रखा था। हवा में एक बार गोली मारने के बाद एक मजबूत रस्सी से बंधा तीर काम करना था
और उसे जमीन पर सख्ती से गिरने से रोकना था। सौभाग्य से निशाना सही लगा और पत्थर की दीवार में अटक कर तीर उस जगह पर मजबूती से स्थिर हो गया। अपनी पूरी ताकत से जमीन से टकराकर टूटने के बजाय वे हवा में लटक गए, क्योंकि एडन ने क्रॉसबो को हैंडल से मजबूती से पकड़ रखा था। लेकिन दुर्भाग्य से सावधानी से ऊपर देखते हुए उसने देखा कि रस्सी अविश्वसनीय थी और सबसे अनुपयुक्त क्षण में उसे धोखा दे सकती थी। यद्यपि तीर का सिरा दीवार पर मजबूती से टिका हुआ था, रस्सी धीरे धीरे अपने अंत के पास की सिलाई पर टूटने लगी। अंततः यह स्पष्ट हो गया कि यह जल्द ही खत्म हो जाएगी और उनकी आखिरी उम्मीद भी उनके साथ खत्म हो जाएगी। लेकिन सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ और विभिन्न धातुओं से बना हुक भी 2 लोगों का वजन सहने के लिए पर्याप्त मजबूत साबित हुआ। हाँ, इस बार उसे भाग्य का साथ मिला। यद्यपि लड़के को खुद और इस लड़की को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। नीचे खड़े सभी लोग, जो इसाबेला के बचाव को ध्यान से देख रहे थे, ऊपर हो रहे भयावह दृश्य से अपनी नजरें नहीं हटा पाए। लेकिन जल्द ही दोनों सुरक्षित रूप से जमीन पर थे और एडन को उन लोगों से बधाइयां मिल रही थी जो खुश थे कि सब कुछ इतनी अच्छी तरह समाप्त हुआ। हालांकि इसाबेला का पहला सवाल था कि क्या लड़का जादुई केंद्र जाने वाला है। उसे नहीं पता था कि उसे पहले और भी कई लोगों को बचाना है। उसकी बात को अंत तक सुने बिना उसने अचानक उसे कागज का एक रोल थमा दिया, जिसे उसने अपने शोध कार्य के लिए लंबे समय तक लिखा था। कागज के कुछ पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ने के बाद एडन को एहसास हुआ कि शोध का अधिकांश हिस्सा उसे पहले से ही पता था। उस पल में वे 2 दोस्त जो एडन को उसके दोस्त की जगह के बारे में बताने आए थे, जो जीवन मरण के संकट में था, उनके पास आ गए। उसकी वफादार दोस्त अपनी आंसुओं को रोक नहीं सकी, ठीक वैसे ही जैसे उसकी छोटी दोस्त, और दोनों अपनी सहपाठी को देखकर आंसू बहा रही थी। अंत में वो भी खुद को रोक नहीं सकी और उनके साथ रोने लगी, क्योंकि इस बच्ची ने इतना कुछ झेला था कि अब उसे अपनी भावनाओं को बाहर निकालना था। उसे न केवल अपनी बल्कि अपने उद्धारकर्ता के लिए भी डर था, जिसने टूटी दीवार के ऊपर से छलांग लगाकर अपनी जान जोखिम में डाली थी। इस कार्य को पूरा करने के बाद, जो कई अन्य कार्यों से अधिक महत्वपूर्ण था, लड़के ने समय बर्बाद न करने का फैसला किया और माना के केंद्र की ओर बढ़ गया। जब वो घटनास्थल पर पहुंचा, उसे तुरंत एहसास हुआ कि कई हताहतों को टाला नहीं जा सका था और उन लोगों के शव जो मारे गए थे घटनास्थल के पास पड़े थे। उनमें से उसने अचानक अपने दोस्त को देखा और उम्मीद की कि पीटर अभी भी जिंदा हो और केवल बेहोश होकर फर्श पर पड़ा हो। और वो विशाल क्रिस्टल जो संचित माना को लगातार निकाल रहा था, शहर में हुई सारी तबाही का कारण बन गया। संभवतः ये माना जनरेटर था और इसे नष्ट करके लड़का आसपास के सभी लोगों को समस्याओं से बचा सकता था। अपनी सर्वदृष्टि नजर का उपयोग करते हुए उसने एक ऐसी क्षमता सक्रिय की जो उसे सामान्य मानव आंख से कहीं गहराई तक अंतरिक्ष को स्कैन करने की अनुमति देती थी। उसने पाया कि पैटर्न हर जगह थे, जो न केवल कमरे की दीवारों में बल्कि वहां मौजूद लोगों के शरीरों में भी व्याप्त थे। अचानक उसे प्रोफेसर की आवाज सुनाई दी, जिसने उसे तुरंत वहां से चले जाने और पास न आने का आदेश दिया। यह क्रिस्टल तुरंत पास में मौजूद किसी भी व्यक्ति का माना चूस लेता था, और अगर लड़के ने जोखिम उठाया तो वो भी बाकियों की तरह वही रह जाएगा। सिस्टम पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर था और इस जगह से भागना ही अपनी जान बचाने का एकमात्र तरीका था। लेकिन यह संभावना कम थी कि एडन अपने दोस्तों को मुसीबत में छोड़कर शांति से अपनी जिंदगी जीने के लिए तैयार था। इसे याद करते हुए उसी मुस्कान के साथ उसने प्रोफेसर से चिंता न करने को कहा, क्योंकि वो यहां ठीक वही करने आया था जो दूसरे नहीं कर सकते थे। इसके अलावा यह जादू उस पर प्रभाव नहीं डालेगा और कोई भी कलाकृति उससे ऊर्जा नहीं चूस सकेगी, जैसा कि इन दुर्भाग्यपूर्ण लोगों के साथ हुआ था। क्रॉसबो का उपयोग करते हुए उसने उस अभिशप्त क्रिस्टल को नष्ट करने के लिए इसमें कई पत्थर के तीर भरे, जो सारी मुसीबत का कारण था। बिना समय गवाए उसने तुरंत 3 पत्थर के तीर क्रिस्टल की ओर भेजे, उम्मीद करते हुए कि यह तरीका बाकी सभी तरीकों से बेहतर काम करेगा। लेकिन क्रिस्टल को नष्ट करने के बजाय तीर उस जादुई बाधा से टकराए जो इस कलाकृति की रक्षा कर रही थी। प्रोफेसर यह देखकर हैरान था कि इस कलाकृति ने भी जादुई सुरक्षा का उपयोग किया था, जिसका मतलब था कि इसके अंदर एक अंधेरी शक्ति द्वारा नियंत्रित कोई प्राणी छिपा हुआ था। और इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह चीज उन्हें और भी समस्याएं देगी, और शायद कोई इसे छाया से नियंत्रित कर रहा था। अपनी सर्वदृष्टि नजर की मदद से उसने तुरंत क्रिस्टल से निकलने वाली विनाशकारी शक्ति को देखा और महसूस किया कि उसे अत्यंत सावधानी बरतनी होगी और कोई गलती नहीं करनी होगी। अचानक उसने क्रिस्टल के पास कुछ हलचल देखी, जिसका मतलब था कि वो प्राणी कहीं आसपास था। और अगले ही पल कलाकृति से एक तेज चमक फूटी, जो एक नए हथियार जैसी हो सकती थी, जो जादुई बाधा के समान थी। कुछ समय तक
वो समझ नहीं पाया कि कौन सी क्षमता का उपयोग करना है, क्योंकि सभी सामान्य तरीके स्पष्ट रूप से काम नहीं कर रहे थे। उसकी हैरानी की कल्पना कीजिए जब उसे एहसास हुआ कि क्रिस्टल केवल 2 क्षमताओं तक सीमित नहीं था और ये आसपास के किसी भी वस्तु से ऊर्जा अवशोषित कर सकता था। उदाहरण के लिए, क्रिस्टल और उसके तीरों के टकराने के बाद बचे पिघले हुए अवशेष भी ऊर्जा का स्रोत बन सकते थे, जो क्रिस्टल को पोषित करते थे। यदि कोई क्रिस्टल किसी भी पदार्थ को अवशोषित करने में सक्षम है, तो जब तक वो अपने सामान्य स्थान में है, उसे नष्ट करना लगभग असंभव है। इसके अलावा वो अपनी ऊर्जा इस तरह उत्पन्न करता था कि उसकी दिशा में छोड़ा गया कोई भी प्रक्षेप्य केवल उसकी शक्ति को बहाल करने में मदद करता था। लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि सुरक्षा के अलावा क्रिस्टल अपनी खुद की हमला रणनीति बना सकता था, आसपास की किसी भी सामग्री से जादुई गोलियां बनाकर। और वास्तव में जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, उस पर आग की एक दीवार गिर पड़ी, जो किसी भी अनुभवहीन जादूगर को जला सकती थी अगर वो एडन की जगह होता। इस अप्रत्याशित प्रहार ने तुरंत एडन की बाह पर एक गंभीर घाव छोड़ दिया और गहरे घाव से खून बहने लगा। प्रोफेसर समझ गया कि एक बार फिर लड़का अपनी जान जोखिम में डाल रहा था और उम्मीद कर रहा था कि वो ठीक हो। थोड़ा और लड़का मृत्यु के द्वार पर खड़ा हो जाता। लेकिन अभी किसी दूसरी दुनिया में जाने का समय नहीं था, क्योंकि उसके पास एक अधूरा काम बाकी था। अगर उसके पास पवित्र कोर न होता तो लड़के का शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता और वो इन बंधकों की मदद कभी न कर पाता। हाँ, अगर माना का अवशोषण इस गति से जारी रहा तो चीजें बहुत बुरी तरह खत्म हो सकती थी, क्योंकि ये जल्द ही उस टावर में सब कुछ निगल लेगा। ये उस युवा हीलर के जीवन का सबसे कठिन परीक्षण था, जो एक अनुभवहीन जादूगर के रूप में शुरू हुआ था और अब उसे एक वास्तविक पेशेवर बनना था। अपने अनुभव से वो जानता था कि क्रिस्टल अपनी भौतिक रूप को बनाए रखने के लिए एकत्रित माना का उपयोग करता था और इसे तुरंत इस आपूर्ति से वंचित करना होगा। प्रोफेसर ने जोर से चेतावनी दी कि सुगंधित जड़ी बूटियां पिघले हुए माना के खिलाफ मदद नहीं कर सकती थी, और संभवतः यही बात थी। लेकिन सौभाग्य से जो कुछ भी हुआ वो गणनाओं के दायरे में था, और अगर ध्यान से देखा जाए तो इस मजबूत वस्तु में भी कमजोर बिंदु मिल सकते थे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एडन को अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करना था, और ऐसा करना था जैसे कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी काम हो। कुछ कुशल छलांगों के साथ वो उस बिंदु तक पहुंच गया जहां से सटीक निशाना लगाना सबसे आसान था। वहां पहुंचकर उसने ध्यान से चारों ओर देखा, सही बिंदु चुना और अपने भरे हुए क्रॉसबो को आगे बढ़ाया। उसके तीर सीधे क्रिस्टल के कमजोर बिंदु की ओर उड़े और ये उद्धार का एक मौका दे सकता था। हालांकि क्रिस्टल ने अपने विनाश को रोकने के लिए 3 तीर तुरंत छोड़े, जो उसके तीरों का सामना करने के लिए भेजे गए थे। तीर हवा में मिले और उनकी टक्कर के बिंदु पर एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिसने भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ी, माना बड़े बड़े थक्कों में पत्थर के फर्श पर गिरा, जहां क्रिस्टल को शक्ति देने वाले जादुई माइक्रो सर्किट स्थित थे। प्रोफेसर ने महसूस किया कि सर्किट एक बार फिर पिघले हुए माना को अवशोषित कर रहा था, और इस गति से वे केवल क्रिस्टल की भौतिक संरचना को मजबूत कर रहे थे। यह समझना मुश्किल था कि लड़का किस पर भरोसा कर रहा था, लेकिन उस क्षण तक उसकी सारी कोशिशें असफल रही थी। अंत में क्रॉसबो को फेंकते हुए लड़के ने महसूस किया कि माना के अवशेष वो द्रव्यमान थे जो पोषण प्रणाली के लिए शरीर बनाते थे। इसका मतलब था कि उसके पास इस क्रिस्टल को नष्ट करने का केवल एक मौका बाकी था, और वो पूरी ताकत के साथ जमीन से उछलने के लिए तैयार था। ऊंची छलांग लगाकर वो क्रिस्टल के ऊपर पहुंच गया और लगभग उस जादुई बाधा को छू लिया जो उसने अपने चारों ओर खड़ी की थी। पवित्र गोला पहले से ही तैयार था, ताकि लड़का इसका उपयोग क्रिस्टल की बाधा पर हमला करने और उसकी सुरक्षा को नष्ट करने के लिए कर सके। हमेशा की तरह फेंकने से पहले उसने अपनी सर्वदृष्टि नजर का उपयोग किया और बाधा में सबसे कमजोर बिंदु चुना। बिना समय गवाए उसने पूरी ताकत से बाधा पर प्रहार किया, जिससे विनाशकारी ऊर्जा की धाराएं चारों दिशाओं में उड़ने लगी। यह कल्पना करना कठिन था कि एक साधारण व्यक्ति अपनी मुट्ठी से जादुई बाधा को तोड़ सकता है, लेकिन प्रोफेसर की आंखों के सामने ठीक यही हुआ। हालांकि लड़के ने एक बार प्रहार करने के बजाय क्रिस्टल के विभिन्न बिंदुओं पर लगातार कई जोरदार प्रहार किए। इस समय तक उसकी सहन शक्ति लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन गोले को हाथों में पकड़े हुए वो बाधा को नष्ट करने की कोशिश में नहीं रुका। एक क्षण में यह स्पष्ट हो गया कि थोड़े और प्रयास से यह बाधा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, और वास्तव में क्रिस्टल को घेरे हुए मजबूत खोल के बजाय उसमें से माना बहने लगा, जो प्रत्येक प्रहार के बाद पिघल रहा था। लेकिन ठीक इसी क्षण क्रिस्टल ने अपना असली रूप प्रकट किया, और इसके दोनों तरफ उस प्राणी के विशाल हाथ प्रकट हुए
जो इसके अंदर था। अब वो केवल सहन करने और लड़के के बाधा तोड़ने तक इंतजार करने के लिए तैयार नहीं था, और प्राणी ने एडन को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया। पीछे की ओर छलांग लगाते हुए लड़के ने महसूस किया कि क्रिस्टल ने अपना आकार बदल लिया था और राक्षस ने एक बार फिर नया आश्चर्य तैयार किया था। अचानक क्रिस्टल के आसपास कुछ अजीब होने लगा और ये एक विशाल राक्षस की तरह दिखने लगा, जो इस टावर में हमेशा से छिपा हुआ था। और फिर उसने एडन पर इतनी जोर से प्रहार किया कि अगर वो पीछे छलांग न लगाता तो वो हमेशा के लिए उसी जगह रह जाता। दूर से यह बताना मुश्किल था कि यह प्राणी किस प्रकार का राक्षस था, लेकिन अब यह मायने नहीं रखता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात, यह एडन को पास भी नहीं आने दे रहा था और लड़का केवल एक प्रहार करने की कोशिश करने का सपना देख रहा था। अगर वो इसे खुलने के लिए मजबूर कर पाता तो वो निश्चित रूप से अपनी सारी विनाशकारी ऊर्जा का उपयोग करता। अचानक उसे याद आया कि इसाबेला ने उसे जो शोध दिया था उसमें एक महत्वपूर्ण अवलोकन था। उस समय इसे पढ़कर एडन ने महसूस किया कि यह लड़की वास्तव में एक प्रतिभाशाली जादूगर थी, क्योंकि वो इतने बड़े रहस्य को सुलझाने में सक्षम थी और अब वो उसके काम का लाभ उठाने के लिए तैयार था, सैद्धांतिक ज्ञान को वास्तविक युद्ध में लागू करते हुए। अगर यह राक्षस दुनिया के सारे माना को अवशोषित करने के लिए इतना बेताब था, तो क्रॉसबो की मदद से लड़का उसे ऐसा करने का अवसर देने के लिए तैयार था। क्रॉसबो को निशाना बनाते हुए उसने पत्थर के तीरों के बजाय माना औषधि से भरे तीर छोड़ने का फैसला किया। राक्षस निश्चित रूप से इसका विरोध नहीं कर पाएगा और शायद उन सभी तीरों को अवशोषित करना चाहेगा जो उसकी दिशा में उड़ रहे हैं। यह एक बहुत ही चतुर चाल थी और अब केवल यह देखना बाकी था कि प्राणी इसका जवाब कैसे देगा। यह स्पष्ट हो गया कि यह सही निर्णय था, क्योंकि उत्परिवर्ती ने अपना व्यवहार बदल लिया और धीरे धीरे अपना रूप बदलने लगा। इसी क्षण एडन ने बचाई गई लड़की द्वारा दिए गए पांडुलिपियों को दो हिस्सों में फाड़ दिया और उनकी मदद से अंतिम कदम उठाने के लिए तैयार था। सबसे पहले उसने क्रॉसबो से दो तीर छोड़े जो पत्थर की दीवार में मजबूती से अटक गए, खुद को उसमें स्थापित कर लिया। तीरों में भरी गई औषधि धीरे धीरे कमरे में फैलने लगी, उन माइक्रो सर्किट्स के माध्यम से जो क्रिस्टल को शक्ति देते थे, और धीरे धीरे इसके केंद्र की ओर बढ़ने लगी। शायद राक्षस को एहसास हो गया था कि लड़का क्या करने जा रहा है, लेकिन इस प्रक्रिया को अब कोई नहीं रोक सकता था, यहां तक कि इन माइक्रो सर्किट्स का मालिक भी नहीं। यह काफी अच्छी तरह काम कर रहा था, लेकिन काम को पूरा करने के लिए इसाबेला द्वारा दी गई दूषित माना की स्क्रॉल को फाड़ना जरूरी था। और अब केवल इतना करना बाकी था कि क्रॉसबो में पत्थर के तीर भरें और एक आखिरी तीर सीधे निशाने पर छोड़े। उड़ते हुए प्रक्षेपियों को देखकर उत्परिवर्ती को एहसास हुआ कि एडन ने उसे चकमा दे दिया था और अब उसकी बाधा भी उसे इस प्रहार से नहीं बचा सकती थी। तीर बिना किसी रुकावट के उत्परिवर्ती के केंद्र में जा लगा, जहां एक असुरक्षित क्रिस्टल था जो इसे माना प्रदान करता था। काम पूरा हो गया और लड़के ने एक बार फिर अपनी सफलता के फल को संतुष्टि के साथ देखा, यह महसूस करते हुए कि उसने अपनी जान जोखिम में डाली थी। आज माना आपूर्ति प्रणाली की विफलता के कारण हर कोई एक गंभीर संकट का सामना कर रहा है और अब जादूगरों को ऐसी समस्याओं को और गंभीरता से लेना होगा। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया था और अब समय था मुख्य पात्र को पुरस्कृत करने का, जिसने कई लोगों की जान बचाई थी। बुजुर्ग स्वयं समारोह में आए ताकि इस बहादुर युवक को धन्यवाद दे सकें, जिसने इस लड़ाई में खुद को विशिष्ट किया था। एडन मास्टर और उनके सहयोगियों से कुछ भी मांग सकता था और वे खुशी खुशी उसकी हर इच्छा पूरी करते। टावर के तहखाने में एक कलाकृति थी जिसे एडन बुजुर्गों के हाथों से पुरस्कार के रूप में स्वीकार कर सकता था। यह सुनकर बुजुर्ग को एहसास हुआ कि ऐसी कलाकृतियां आमतौर पर केवल क्रिम्सन टावर के जादूगरों को प्रदान की जाती थी, लेकिन यह एक विशेष मामला था। यद्यपि लड़के ने एक महान कारनामा किया था, वो इस कलाकृति को प्राप्त नहीं कर सकता था अगर उसका क्रिम्सन टावर के सहयोगियों से कोई संबंध न होता। इसलिए क्रिम्सन मैजिक टावर के प्रधानाध्यापक की अनुमति से वृद्ध ने एडन को इस संगठन का मानद सदस्य घोषित किया और उसकी मांग को पूरा करने का वादा किया। और यद्यपि उसने जादू का मार्ग नहीं अपनाया, लड़के ने टावर के लिए और इसके अंदर मौजूद हर व्यक्ति की जिंदगी के लिए लड़ाई लड़ी। इन शब्दों से पता चला कि बुजुर्ग पुरानी निषेध को दरकिनार करने में सक्षम थे और उस नायक की इच्छा को पूरा किया जो इस पुरस्कार के योग्य था। आखिरकार अगर वे इस तरह के हीलर को स्वीकार नहीं करते तो भविष्य में कोई भी सबसे कठिन समस्याओं को हल नहीं कर पाएगा। हाँ, यह बुजुर्ग की ओर से एक बुद्धिमानी भरा निर्णय था और एडन को खुशी थी कि अपने जीवन में पहली बार उसे इतना सम्मानजनक खिताब मिला। यह थोड़ा मजेदार था क्योंकि अपनी यात्रा की शुरुआत में उसे लोगों को ठीक करने का लाइसेंस भी नहीं दिया गया था।
और अब वो एक बिना लाइसेंस वाला जादूगर बन गया था। लेकिन सारी बारीकियों पर बाद में चर्चा की जा सकती थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो लोगों की मदद करने में सक्षम रहा, और अब स्थिति का इतना महत्व नहीं रह गया था। न केवल एडन, बल्कि उसके सभी करीबी दोस्तों को भी टावर का मानद सदस्य का खिताब मिला, और अब पीटर खुश था कि उन्हें एक अलग कमरा भी दिया गया था। बेशक वो सही था, लेकिन शुरुआत में उन्हें फर्श पर सोना पड़ सकता था, क्योंकि कमरा निर्जन था और उसमें कोई फर्नीचर नहीं था। किसी भी स्थिति में अगर वे समय पर सब कुछ साफ नहीं करते और उचित रूप से सजाते नहीं, तो यह कमरा एक स्टोर रूम बन सकता था। लेकिन सबसे पहले सिस्टम विंडो का अध्ययन करना जरूरी था, ताकि यह समझा जा सके कि हाल की सभी घटनाओं के बाद एडन की विशेषताओं में कितना बदलाव आया है। इस विंडो में प्रवेश करते ही उसने देखा कि उसे ढेर सारे अनुभव अंक मिले थे, और सिस्टम ने उसे पूर्ण किए गए कार्य के लिए पुरस्कार की पेशकश की। यह एक शानदार शुरुआत थी, खासकर क्योंकि पीड़ितों को ठीक करने के बाद मिलने वाले अनुभव अंक नए उपकरण खरीदने के लिए पर्याप्त होंगे। उस पल में उसे याद आया कि उसने हाल ही में एडम से संपर्क किया था, लेकिन वो अंधेरी शक्तियों का वफादार सेवक निकला। इसलिए एडन ने उसके साथ अब और कोई व्यवहार न करने का फैसला किया। बेहतर होगा कि उनके साथ सीधे टकराव से बचा जाए, कम से कम तब तक जब तक वो सारी जरूरी जानकारी इकट्ठा न कर ले। अचानक उसने देखा कि सिस्टम ने उसके एक आइटम के लिए एक नया स्लॉट आवंटित किया था, जिसमें एक क्रॉसबो भी शामिल था जिसे अपग्रेड किया जा सकता था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि सिस्टम इस स्लॉट से क्या मतलब रखता था, और लड़के ने सभी जानकारी को जल्द से जल्द जांचने का फैसला किया। विंडो में प्रवेश करते ही उसे एहसास हुआ कि अगर वह अपनी रेलिक को खुले स्लॉट में रख देता है तो भी इसके प्रभाव पहले की तरह काम करते रहेंगे। यह बहुत अच्छी खबर थी, क्योंकि अब एडन को आखिरकार वो ब्रोच और गोला छिपाने का मौका मिला था जो पिछली लड़ाई में उपयोगी साबित हुए थे। इसके अलावा उसे मैजिक टावर में शामिल होने के लिए एक नया उपलब्धि पुरस्कार मिला, और यह किसी को भी खुश कर सकता था जिसे अपने अनुभव अंक बढ़ाने में कठिनाई हो रही थी। एडन को याद आया कि कहीं आसपास वो चीज थी जो उसके इंटरफेस में नए बदलावों के लिए एकदम सही थी, लेकिन उसकी सोच को पीटर ने बीच में रोक दिया, जिसने उसे उस चोगे की याद दिलाई जो एडन को टावर में मिला था, और सुझाव दिया कि वो इसे अभी पहन ले। हालांकि अगर वो ऐसा करता है तो वो अब हीलर जैसा नहीं दिखेगा, क्योंकि सभी डॉक्टरों को केवल सफेद चोगा पहनना होता है। फिर भी क्रिम्सन प्रतीक की क्षमता का उपयोग करते हुए उसने उस चोगे को आजमाने का फैसला किया, जो उसे तुरंत टावर के मानद सदस्यों के करीब लाता था। जैसा कि पता चला, लाल चोगा उसके नए रूप के लिए एकदम सही था, और वह इसे स्वयं सर्वोच्च मास्टर के सामने भी पहन सकता था। यह उस पूरे समय का सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी जो एडन ने इस नई दुनिया में बिताया था, और इससे बेहतर भविष्य की उम्मीद जगी। अब उसने स्थिति से निकलने का रास्ता खोज लिया था, और उम्मीद कर रहा था कि इस चोगे में लोग उसे आखिरकार एक साधारण हीलर के रूप में नहीं देखेंगे, जिसके पास काम करने की आधिकारिक अनुमति नहीं है। जल्द ही उन्होंने अपने सामान को खोला और टावर के बुजुर्गों द्वारा प्रदान किए गए कमरे में बसना शुरू किया। उनके लाए हुए सारे कबाड़ में 2 बोतलें एक दुर्लभ तरल की थी, जिन्हें लड़कों ने किसी अधिक उपयुक्त अवसर के लिए रखने का फैसला किया। अचानक पीटर ने याद दिलाया कि एडन ने उसे एक बार बताया था कि वो यहां कैसे पहुंचा, और अब उसने एक दिलचस्प सुराग देखा था। अपने दोस्त के इशारे को समझते हुए एडन ने कहा कि वो दूसरी दुनिया से आए अन्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक भाग्यशाली था। हालांकि पीटर के सारे विचार अब केवल इस सोच में व्यस्त थे कि पहली बार वो अपने कमरे में सो पाएगा। अन्य चीजों को छांटते समय एडन ने देखा कि कुछ तस्वीरें इतनी धूल भरी थी कि वो ये नहीं समझ पा रहा था कि उनमें कौन है। धूल झाड़ने के बाद वो वही जम गया, उन दिनों को याद करते हुए जो अब भुला दिए जा सकते थे। उसने इस महत्वपूर्ण तस्वीर को एक प्रमुख स्थान पर रखने का फैसला किया, क्योंकि इसमें उसके पिछले जीवन के सबसे करीबी दोस्तों को दर्शाया गया था। जल्द ही वे टावर क्षेत्र से बाहर निकले, और ओलिविया ने जोर से घोषणा की कि अब वे उनके बहुत बड़े कर्ज में हैं। पीटर ने इतनी जोर से अपने हाथ हिलाए कि ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ का मुख्य पात्र हो। हालांकि सारा श्रेय केवल एक को ही मिला था। जल्द ही वे एक अन्य बस्ती में पहुंच गए,